ओके, तो ओवरहेड, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ये मिलकर इस प्रोडक्ट को तैयार करते हैं और रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं और वो ट्रांसफर हो जाता है फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है। हम जब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट बनाते हैं, वो किसी भी एक स्पेसिफिक पीरियड की होती है, वो एक महीना भी हो सकता है, वो एक साल भी हो सकता है, वगैरह वगैरह, वो सारा इसके अंदर इंक्लूड होता है। भाई रिजल्ट है ना, तो बार बार मैसेज ही मैसेज, मैसेज ही मैसेज। जी, ओके जी। तो बेसिकली ये तीनों मिलकर कॉम्बिनेशन, ये तीनों मिलकर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? जैसे एक महीने की मैं फाइनेंशियल ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट बना रहा हूं, तो ये रॉ मटेरियल स्टोर है। जब भी कोई मंथ शुरू होता है तो रॉ मटेरियल ये नहीं हो सकता कि स्टोर में मटेरियल जीरो हो। ऑलरेडी कोई ना कोई स्टॉक में मटेरियल पड़ा होगा, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं और यहां से मैं लेता हूं जो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अमाउंट में या फिक्टिशियस ले रहा हूं। फर्ज करें जी कि आपके पास 16,000 का रॉ मटेरियल साल के शुरू में पड़ा हुआ था, यानी ये मंथ शुरू हुआ, कोई भी एक मंथ माइंड में रख लो। लाइक हम अप्रैल की बात कर लेते हैं या मार्च की बात कर लेते हैं कि मार्च का मंथ जब स्टार्ट हुआ था, उस वक्त आपके पास रॉ मटेरियल 16,000 का स्टोर में मौजूद था। अब क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये तो आप स्टेटमेंट कोई रोज नहीं बना रहे होते, एक पीरियड एंड पर होती है। लेट्स अज्यूम कि हम सिर्फ मार्च के महीने की बना रहे हैं, तो क्या मेरा क्वेश्चन ये है कि पूरे महीने के लिए ये 16,000 का रॉ मटेरियल इनफ होगा या मजीद खरीदा भी होगा आपने ड्यूरिंग द ईयर? पॉसिबिलिटी है ना कि आपने मजीद भी खरीदा होगा। ठीक है, तो जितना मटेरियल खरीदेंगे आप, वो इसी में आएगा ना स्टोर में, जो भी आप परचेज करेंगे वो स्टोर में आएगा। इसलिए ऐड कर दीजिएगा इसमें मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब जो रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हैं, सपोज आपने पूरे मंथ में 54,000 का मटेरियल परचेज किया है, और ये जो परचेज आप यहां लेते हो ना, ये नेट है। एक तो मीनिंग नेट का हम ये लेंगे कि यहां पर अगर किसी किस्म की कोई रिटर्न हुई है, वो भी यहां से माइनस होगी। नंबर टू, अगर कोई आपके एक्सपेंसेस आए हैं इस मटेरियल को खरीदने के लिए, वो भी इसमें ऐड होंगे। ठीक है, इसको प्लस करने के बाद ये 70,000 की अमाउंट आ गई। अब ये सारा मटेरियल जो स्टोर में मौजूद, एक टाइम में तो खैर मौजूद नहीं था, लेकिन हम ओवरऑल जब समरी बना रहे हैं, हम कह रहे हैं 70,000 का ओवरऑल मटेरियल हमारे पास मैक्सिमम मौजूद था। ये मटेरियल क्यों मौजूद था? इसको हम लिखते हैं मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। मटेरियल्स अवेलेबल फॉर यूज, यानी इन अदर वर्ड्स इस मंथ ऑफ मार्च में मैक्सिमम मटेरियल जो आपके पास मौजूद था, अवेलेबल था फॉर यूज पर्पसेस के लिए, वो 70,000 का। यकीनी बात है कि ये पूरे महीने में इतना यूज नहीं हुआ होगा, और ये भी नहीं हो सकता कि जीरो यूज हुआ हो। तो जब मंथ एंड होता है, तो मंथ एंड पर भी जाकर आप इसकी इन्वेंट्री मैयर करते हो।
अगर मैं कहता हूं जी मंथ एंड पे 10,000 का मटेरियल अभी मौजूद है स्टोर में, हालांकि होना कितना चाहिए 70,000 का, और आप कह रहे हो 10,000 का मौजूद है, तो बताइए 60,000 कहां गया? यूज हो गया। यस, मटेरियल यूज हो गया। तो लिहाजा जितना मटेरियल यूज नहीं हुआ वो हम लेस करेंगे एज पर मैचिंग प्रिंसिपल, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, $10,000 लेस किया तो अब मेरे पास आ गया 60,000, दैट इज मटेरियल यूज्ड। इसको हम मटेरियल कंज्यूम्ड भी कह सकते हैं, एक ही बात है, इंग्लिश का वर्ड रिप्लेस हो रहा है। इवन दैट इट इज आल्सो नॉन एज डायरेक्ट मटेरियल, ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है। इसको हम मटेरियल यूज्ड भी कह सकते हैं, इसको मटेरियल कंज्यूम्ड भी कह सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट मटेरियल का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है जी। अब यहां तक तो आ गया। नाउ दिस मटेरियल हैज बीन यूज्ड एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस। अब ये मटेरियल हमारा यहां पर में शामिल हो चुका है प्रोसेस में, ठीक है। अब इसके बाद क्या डायरेक्ट मटेरियल, जो भी आपका ये मटेरियल कंज्यूम हुआ है, क्या ये मटेरियल खुद ब खुद कन्वर्ट हो सकता है फिनिश गुड्स में? आंसर इज नो, बिकॉज वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहली कॉस्ट जो मटेरियल के बाद लगती है वो लेबर है, यानी जैसे मटेरियल इशू होता है और प्रोडक्शन में आता है, फौरन उसके बाद आपकी शुरू हो जाती है लेबर की कॉस्ट, यानी लेबर ही उसको कन्वर्ट कर रहा होता है। तो लिहाजा इसके बाद जो नेक्स्ट हेड आता है वो मेरा डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये देखिएगा, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, कोई भी अमाउंट ले लो, लाइक 50,000 का मटेरियल लेबर कॉस्ट लग रही है। अब अगर मैं इसको प्लस कर लूं 110,000, यानी ये कॉम्बिनेशन है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का। इस कॉस्ट को हम नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। ये वर्ड प्राइम प्राइमरी से निकाला गया है, और इसका मतलब हम इब्तदाई लेते हैं आगाज की कॉस्ट को, कि कोई भी आप प्रोडक्शन करें तो सबसे पहली जो कॉस्ट लगाते हैं वो मटेरियल और उसके बाद लेबर होती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर फर्दर देखें कि ये भी जो कॉस्ट आपने लगाई है डायरेक्ट लेबर की, ये भी सफिशिएंट नहीं है, आपको इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होगी, आपके ओवरहेड्स भी यूज होंगे, तो वो भी ऐड करो। अब इसमें ऐड करो फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब सपोज 40,000 मेरे फैक्ट्री ओवरहेड है, तो ये 150,000 की कॉस्ट आ गई। अब देखो ये इस कॉस्ट के अंदर ये जो 150 कॉस्ट है, इसमें मटेरियल भी शामिल है, लेबर भी है, एफओएच भी है, यानी तीनों कॉस्ट इस कॉस्ट के अंदर इंक्लूड है। इसलिए हम इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, यानी वो गुड्स जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अभी हुई नहीं है। मैन्युफैक्चर्ड अलहदा चीज है, मैन्युफैक्चरिंग उससे पहले का प्रोसेस है, यानी अभी ये इनकम्प्लीट फॉर्म में है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, कि जो गुड्स आप तैयार कर रहे हो उस पर अभी तक 1,50,000 रुपए की मैं कॉस्ट लगा चुका हूं। अब इससे आगे चलिएगा, अब ये कॉस्ट कॉम्बिनेशन में जो है ये कहां जाएगी, यानी ये जो कंप्लीट हो रही है, तो इसमें ये जानी फिनिश गुड से पहले अगर देखें तो पहले भी प्रोसेस में कोई कॉस्ट मौजूद होगी। वर्क इन प्रोसेस में पहले से भी कुछ ना कुछ कॉस्ट शामिल होगी, उसको भी ऐड कर दो, जिसको हम कहते हैं ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस।
ठीक है, सपोज आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो 15,000 है, आपने इसको प्लस किया, ये आ गया 165,000, और इसको हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स, बल्कि इसको एक और वर्डिंग इस तरह ना लिखें, इसको लिखें टोटल कॉस्ट पुट इनटू प्रोसेस, टोटल कॉस्ट पुट इनटू प्रोसेस, यानी ये जो 165,000 की कॉस्ट है, ये हमारी वो कॉस्ट है जो प्रोसेस में हमने पुट की हुई है 165। तो जब मंथ एंड होगा तो यकीनी बात है सारी की सारी फिनिश गुड्स में नहीं जाएंगी, कुछ ना कुछ अभी भी ऐसी होंगी जो इनकम्प्लीट होंगी, उसको लेस कर दो। दिस इज नॉन एज क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस। अब हम कहते हैं जी कि 20,000 की गुड्स ऐसी हैं जो अभी तैयार नहीं हुई, जो अभी कंप्लीशन फॉर्म में है, ये यकीनन तैयार होंगी लेकिन इस मंथ में तैयार नहीं हुई, मैन्युफैक्चर नहीं हुई, ये नेक्स्ट मंथ में हो जाएंगी। तो 145,000 की जो कॉस्ट है ये कहां ट्रांसफर हो गई? दिस कॉस्ट हैज नाउ बीन ट्रांसफर्ड from process account to finished goods, and whenever the product this cost is transferred to finished goods it means goods has been completed, और इसी को हम नाम देते हैं cost of goods manufactured। ये जो आखिरी मैंने कैलकुलेट किया इसी को हम नाम देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जैसे आप सीजीएस बनाते हो तो सीजीएस में परचेज कॉस्ट लेते हो ना, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, बस सिर्फ फर्क ये है कि बाकी तो सीजीएस उसी तरह बननी है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट और लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, बस इतनी सी बात होती है। तो ये स्टेटमेंट जरा बड़ी अहम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर इसको ये बहुत ज्यादा पूछ सकता है और पूछता भी रहा है। तो जरा बुक निकालते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे बुक में। जी जनाब, तो बुक को ओपन करें, इसमें पड़ी होगी, ये हाजिर लगा के ना इसको बंद किया करें, ये पोर्टल को। जी जी, मैं कहा बंद कर दिया करें ना अटेंडेंस लगा के इसको, पोर्टल को, हाँ मतलब ये एग्जिट कर दिया करें F1। जी जनाब, तो ये चैप्टर जो हम कर रहे हैं इसको पहले निकालिएगा, ये पेज नंबर होगा कॉस्ट ऑफ। सर पहली एग्जांपल पेज 329 पे लिखी गई है। जी जी बोलिए। 329 सर। 329। जी ये 329 पे आपकी एक स्टेटमेंट दिखा रही है, क्वेश्चन नहीं है ये, तो वैसे इलस्ट्रेट किया हुआ। एग्जाम्पल 1 330 पेज पे देखिएगा, ये एक एग्जाम्पल दी हुई है। प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ द ब्यूटी बार्स लिमिटेड फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2018 एंड देन प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो पहले जब ये लिखता है ना प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो एक्चुअली यही बनाना होता है आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहले डाटा को पढ़ लीजिएगा। The following data has been extracted from the books of Beauty Bars Limited at 31st December 2018। अब देखो रॉ मटेरियल्स इसने दिया हुआ है क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, और उसके बाद परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 25,000,
परचेज रॉ मटेरियल 50,000, सेल्स गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस सैलरीज और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही है इन्वेंट्री एज ऑन 31 दिसंबर 2018। ये भी आपको तीनों इन्वेंट्री दी है। जो ऊपर इन्वेंट्री दी हुई है ना, रॉ मटेरियल 15,000 क्रेडिट हो रहा है, वर्क इन प्रोसेस 10,000 क्रेडिट हो रहा है, ये आपकी बेसिकली ओपनिंग इन्वेंट्रीज हैं, ठीक है। और ये जो नीचे गिवन है ये क्लोजिंग है, लेकिन इससे नीचे एडजस्टमेंट से नीचे लिखता है रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर टू बी अपोर्शन्ड 70% फैक्ट्री एंड 30% ऑफिस। और नंबर 2 कहता है फिनिश गुड्स आर टू बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। यानी जब फिनिश गुड्स में ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो उस पर 25% मुझे प्रॉफिट भी ऐड करना है, ठीक है जी। वो कैसे करना है वो जरा मैं बताता हूं, लेकिन पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कर लो। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अच्छा, आपके सामने ये फॉर्मेट बना हुआ है, सिर्फ जहां चेंज करनी पड़ेगी मैं कर लूंगा। अगर हम इसी को फॉलो करें तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कितना है सर? आप जरा खुद डाटा देखें और मुझे बताते जाएं। मेरे तो सामने ये लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप खुद बोलें। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल सर 15,000। 15,000, यस। ये 15,000 की रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आ गई। अब मुझे चाहिए परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेजेस कितनी है? 50,000। 50,000। क्या चेक करें इसमें कोई रिटर्न वगैरह तो गिवन नहीं है? हर क्वेश्चन में जरूर चेक किया करें। तो नहीं है तो बस ये 50,000 लिखा। 15 प्लस 50,000 इसको ऐड करेंगे तो जो आंसर आ रहा है 65,000। दिस इज नॉन मटीरियल अवेलेबल फॉर यूज, दिस वन। अब इसमें से मैंने लेस करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। नीचे देखिएगा इन्वेंट्री 31 दिसंबर की जो गिवन है वो कितनी है जी रॉ मटेरियल की? 11,000 सर। गुड्स 11,000। 11,000 जी, बिल्कुल ठीक है। अब 65,000 में से 11,000 जब मैं लेस करता हूं तो 54,000 इज द डायरेक्ट मटेरियल और मटेरियल यूज्ड और मटेरियल कंज्यूम। अब इसके बाद मुझे डायरेक्ट लेबर चाहिए, तो डायरेक्ट लेबर कितनी गिवन है जी? 20,000। 22,000 सर। 20 या 22? 20,000। ओके सॉरी, 22 से नीचे वाला। अब इसको जब मैं ऐड करूंगा 74,000, दिस इज नॉन एज प्राइम कॉस्ट। अच्छा, अब फैक्ट्री ओवरहेड कैसे लोगे, ये चीज देखने वाली होती है। फैक्ट्री ओवरहेड ये मैं इससे अरेज करूंगा। अक्सर क्वेश्चन में आप देखोगे फैक्ट्री ओवरहेड एक नहीं दिए होंगे, मुख्तलिफ दिए होंगे। इसको हम डिफाइन करते हैं एनी फैक्ट्री कॉस्ट। ये वर्ड्स को मेरे गौर से सुनिए। एनी फैक्ट्री कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। यानी डायरेक्ट मटेरियल ना हो, डायरेक्ट लेबर ना हो क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुके होते हैं, उसके अलावा कोई भी ओवरहेड हो, कोई भी एक्सपेंस हो, बट इट मस्ट बी रिलेटेड टू फैक्ट्री, तो वो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड है। तो अब यहां पे ना हम लिस्ट डाउन करेंगे। एक्चुअली ये हेडिंग दे दी। अब देखो हेड ऑफ अकाउंट्स में देखें तो रेंट दिया हुआ है। अच्छा, अब रेंट किसी भी चीज का हो सकता है, तो नीचे एडजस्टमेंट में उसने एक चीज लिखी थी, वो लिखता है रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर टू बी अपोर्शन फैक्ट्री 70%। मुझे अभी सिर्फ फैक्ट्री की बात चाहिए, यानी इसका मतलब ये जो रेंट दिया हुआ है इसका 70% फैक्ट्री का है, वो ये लेकर आओ। अब रेंट है कितना? 22,000। इसका 70% ले, कितना बनेगा जी 70%? सर 15,400 जी 15,400 15,000 400 15,400, ठीक है। अगला हेड चेक करो इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी उसने यही लिखा हुआ है कि इसमें से 70% अमाउंट जो है वो फैक्ट्री की है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी टोटल जो दी हुई है वो 18,000 है।
इसका 70% लेंगे। सर 12,000 जी 12,600 12,600 12,600। अच्छा, इसके बाद ऑफ आगे अगला हेड है ऑफिस सैलरीज। तो बताइए ऑफिस सैलरीज आएंगी फैक्ट्री ओवरहेड में? नो। नो, क्योंकि ये ऑफिस से रिलेट कर रही है। उसके बाद डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर में 3 डेप्रिसिएशन दी हुई है। पहली डेप्रिसिएशन ऑफिस की दी हुई है, वो यहां नहीं आएगी। दूसरी डेप्रिसिएशन देखो तो फैक्ट्री की गिवन है, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन है 3,000, वो यहां पर आएगी। और तीसरा आता है एडवर्टाइजमेंट, वो यहां पर नहीं आएगा। एडवर्टाइजमेंट क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस है, ठीक है। और इससे नीचे कोई चीज देखिएगा, एक एडजस्टमेंट दूसरी, अच्छा वो फिनिश गुड्स वाली। चलिए बस यही 3 आइटम है, इसको प्लस करना है। $31,000। अब 74,000 प्लस 31,000 किया तो ये 105,000। दिस इज नॉन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा जी, अब इसके बाद हम इसमें लेंगे वर्क इन प्रोसेस। ऐड करें इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री। और देखें कितनी क्वेश्चन में गिवन है, बताइए। 10,000। 10,000। ये ऐड की, ये बन गया 115,000। इसको हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट पुट इनटू प्रोसेस। और अब इसमें से मैं लेस कर दूंगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने हैं जी? 6,000। 6,000। ये माइनस कर दें। अब जो आंसर आया 109,000, दैट इज अ फाइनल आंसर, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। पहले तो आपको ये बनानी है। अब इसके बाद आपको वो कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बना दो, जिसको आप इनकम स्टेटमेंट कह लो, ठीक है। अब इसे आगे मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। सर सर एक्सक्यूज मी सर। अब स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में सर जी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? ओके, यस सबसे सर, पहले ये सेल्स फैक्ट्री ओवरहेड्स की अमाउंट दोबारा एक दफा बता दें कौन। जी पूछें, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। सर कह रहा हूँ कि ये जी जी सर सर ये वो कह रहे थे फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवरहेड्स दोबारा बता दें। बता दें कौन कौन सी अमाउंट्स आएंगी और कौन कौन सी नहीं आएंगी। ये इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार। किसमें नहीं आएंगी, किसमें आएंगी, ये बोलो ना, मुझसे पूरा क्वेश्चन करो ना यार। मैं क्या सर अब कह रहा हूँ कि सर कह रहा हूँ कि फैक्ट्री ओवरहेड्स में कौन कौन सी आएंगी, क्या अच्छा क्या ठीक हो गया, चीजें आएंगी और ठीक हो क्या गया। क्या नहीं आएंगी। सर वो इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, देखो तब मैं ये बात तो नहीं करती। आपको कहूंगा कि जी कौन सी आएंगी और कौन सी नहीं आएंगी। मैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके मुताबिक आप खुद देखोगे कि कौन सी आएंगी और कौन सी नहीं आएंगी। सिंपल इतनी सी बात होती है कि हर फैक्ट्री की कॉस्ट आएगी, हर वो कॉस्ट जो फैक्ट्री से रिलेट करती है वो आएगी, हर वो कॉस्ट जो फैक्ट्री से रिलेट नहीं करेगी वो नहीं आएगी। हम मैंने अभी आपको डेफिनेशन भी बताई। फैक्ट्री ओवरहेड मींस any factory overheads which are related to factory but other than direct material and direct labor.
डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा कोई भी एक्सपेंस आ जाए जो फैक्ट्री से रिलेट करता हो वो लो। ठीक हो गया? इसीलिए ऑफिस सैलरीज हमने नहीं ली क्योंकि वो ऑफिस से रिलेट करती हैं। मैंने ऑफिस की डेप्रिसिएशन नहीं ली क्योंकि वो ऑफिस से रिलेट करते हैं। इवन जो मैंने लिए हैं ये 70% वो उसने कहा है कि फैक्ट्री से 70% रिलेट कर रहा है। ठीक है जी? ओके सर। अब आइएगा यहां पर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम सेल्स। अब सेल्स देखो तो सेल्स हमें कितनी दी हुई है 500,000 और रिटर्न इसकी कोई नहीं है। ये 500,000 की अमाउंट यहां आ गई। अब इसमें हमने लेस करना होता है, ये पढ़ा हुआ आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको सीजीएस कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मुझे पहले चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री। अब किसकी इन्वेंट्री चाहिए? ओपनिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब ओपनिंग इन्वेंट्री बताइए फिनिश्ड गुड्स की कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 25,000। अब इसमें ऐड करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा, ये अमाउंट है 109,000, ये लिखी हुई है, लेकिन नीचे एक स्टेटमेंट पढ़ो, फिनिश गुड्स आर टू बी ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। यानी ये कॉस्ट जब आप यहां पे ट्रांसफर करोगे तो 25% प्रॉफिट ऐड करने के बाद करोगे। यानी ये अमाउंट अब 109,000 नहीं आएगी, 109,000 इंटू 1.25, यानी 25% ऐड करो, इसमें कितनी आई? 136,250। 136 250। 250। ठीक है, इसको पहले प्लस कर लो तो ये बन गया 161,250। इसको हम क्या नाम देते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर सेल। और इसमें से जो गुड्स सेल नहीं हुई वो यकीनी बात है क्लोजिंग इन्वेंट्री में मौजूद होंगी फिनिश गुड्स की। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स कितनी है? 10,000। इसको माइनस कर दो तो 151, 250,000 जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। अब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करो, 500,000 में से ये अमाउंट लेस की 348,750 इज नॉन एज ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें से मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करने हैं जिसको नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कहते हैं। अब जो जो एक्सपेंस आपका फैक्ट्री के अलावा है वो सारा यहां ले आओ। अब फिर उसी तरह लिस्ट डाउन देखो, लिस्ट में तो रेंट का हमने 70% उसने कहा था फैक्ट्री से रिलेट करता है, वो ले लिया था, लेकिन वो ये भी लिख रहा है 30% ऑफिस से रिलेट करता है, तो इसका 30% यहां लाएंगे हम, विच इज 6,600। इसके बाद अगला हेड देखो तो इलेक्ट्रिसिटी, सेम यही इलेक्ट्रिसिटी का भी कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिसिटी का 18,000 का 70% जो है वो आप रिकॉर्ड कर चुके हो, और 30% यहां ले आओ 5,400। इसके बाद आप देखो तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर दी हुई है, अरे डेप्रिसिएशन से पहले और दिया हुआ है ऑफिस सैलरीज, तो ऑफिस से रिलेट कर रही है वो भी लें।
और ऑफिस सैलरीज है हमारे पास 30,000 रुपीज की। इसके बाद डेप्रिसिएशन है, और लेकिन यहां जो डेप्रिसिएशन लानी है वो सिर्फ ऑफिस की लानी है। ऑफिस इक्विपमेंट्स की 7,000, और आखिर में दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट जो कि सेलिंग एक्सपेंस है, और ये है हमारी 16,000। अब इसको प्लस कर लो, आई थिंक 65,000। और 348 750 में से आप 65 लेस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी, ये खुद कैलकुलेट कर लेना। अच्छा जी, अब आइएगा इसमें एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, इसको सामने रखिए। एक्सप्लेन द टर्म फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये तो हम पढ़ चुके हैं। जो असल जो मैंने करवाना है वो सेकंड पार्ट है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सपेंसेस अंडर द हेडिंग्स इन ए। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन से हेड ऐसे हैं जो कि आपका फिक्स से रिलेट करते हैं, कौन से वेरिएबल नेचर के हैं, कौन से सेमी वेरिएबल नेचर के हैं। ठीक है, तो पहला हेड देखें तो उसने दिया हुआ है टेलीफोन एक्सपेंसेस। बताइए ये किस नेचर के होते हैं? एनी स्टूडेंट? वेरिएबल सेमी वेरिएबल होते हैं सेमी सर। वेरिएबल। ये सेमी वेरिएबल होते हैं क्योंकि जब आप टेलीफोन का बिल आता है आपके पास तो आपको मालूम है कि उसमें एक अमाउंट ऐसी होती है जो फिक्स होती है, यानी मीन लाइन रेंट, और उसके बाद फिर जितना आप यूजेज करते हो उसके मुताबिक उसको उसमें ऐड होकर आपको बिल बनता है। तो इसके अंदर फिक्स एलिमेंट भी शामिल है, इसके अंदर वेरिएबल भी इंक्लूड है, इसलिए ये सेमी वेरिएबल होगी। दूसरी आप देखें, दूसरा हेड कौन सा दिया हुआ है जी? फैक्ट्री इंश्योरेंस। बताइए फैक्ट्री इंश्योरेंस किस में फॉल करेगी? सर ये फिक्स है। Fixed. जी बिल्कुल ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट है क्योंकि जो इंश्योरेंस है तो उसमें प्रीमियम जो है वो फिक्स्ड होता है। उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस। सर ये भी फिक्स्ड होंगे। सर फिक्स्ड है ये भी। ये जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा वैसे एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हम कई दफ़ा आंसर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड देते हैं। लीगल एक्सपेंसेस कैन बी वेरिएबल एज वेल। मसलन अगर आप कोई गवर्नमेंट फ़ी पे कर रहे हो और फ़ी जो है वो बेस कर रही है परसेंटेज पर तो वो वेरिएबल हो जाएगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द लीगल एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड, इसलिए उसने फिक्स्ड हम उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, लेकिन ये ज़हन में रखना है कि ये वेरिएबल भी हो सकता है। अच्छा आगे आता है सोशल सिक्योरिटी परसेंटेज। ये जो सोशल सिक्योरिटी परसेंटेज है ये कौन सी होगी कॉस्ट? जी वेरिएबल। शाबाश जी, वेरिएबल। वेरिएबल। ये किसने जवाब दिया जी? सर मैंने। मुबश्शिर। अच्छा मुबश्शिर। अच्छा मुबश्शिर लॉजिक मुझे बता दें, सर ये चेंज होती रहती है ना है क्या ये? सर, ये जैसे सोशल सोसाइटीज बनी होती हैं सर, उनकी सिक्योरिटी की फी होगी सर। ये सिक्योरिटी की फी होगी सर। किसकी? सर सोसाइटी की। सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है
वो वेरिएबल कैसे हो गई? सर ये चेंज होती रहती है ना, फिक्स तो मसलन नहीं रहती। कैसे? सर फिक्स तो नहीं रहती, चेंज होती रहती है ना। नहीं, किस तरह, मुझे एक्सप्लेन करो ना। सर एक साल कुछ और होगी, जैसे इन्फ्लेशन रेट भी चेंज होता रहता है सर, उसी तरह फिर इस पे भी इम्पैक्ट आता है, तो ये भी चेंज होती है। भाई मेरा अल्लाह के बंदो, देखो मुझे अंदाज़ा था कि आप सॉल्यूशन सामने रख के ना उसमें से आंसर दे रहोगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया है। जब आपको यही नहीं पता कि सोशल सिक्योरिटी परसेंटेज क्या होती है तो फिर आप जवाब क्या दोगे? फिर तो रटा लगा रहे हो ना आप। मुझसे क्वेश्चन तो करो ना अल्लाह के बंदो कि ये होता क्या है सोशल सिक्योरिटी। देखो जो एम्प्लॉइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, गवर्नमेंट हो कुछ प्राइवेट सेक्टर पे, वो एक अदारा बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर जिसको कहते हैं आप सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स। ठीक है, ये हॉस्पिटल्स हैं। अब इसमें होता ये है कि जो एम्प्लॉइज होते हैं आपके एम्प्लॉइज, उसकी एक लिमिट होती है कि वो वहाँ से जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है, अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट करवा सकता है अप टू दिस अमाउंट, एंड दिस इज परसेंटेज। ये परसेंटेज का मतलब क्या है कि बेस्ड ऑन सैलरी। एक पर्सन की सैलरी सपोज 1 लाख है तो अगर 60% बेनिफिट है तो वो 60,000 तक वहाँ पे कर सकता है। जिसकी सैलरी ज़्यादा है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जिसकी सैलरी कम है उसको कम इंटाइटलमेंट मिलेगी। इस कॉस्ट को हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी परसेंटेज। आप मुझे सोसाइटी की बता रहे हो यार, पहले पूछा करो कि ये होती क्या है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, इसके बाद है जी रेंट ऑफ प्रेमिसेस। बताइए ये क्या चीज़ है रेंट ऑफ प्रेमिसेस? ये किस में आएगी? तो रेंट तो फिक्स होगा। जी बिल्कुल ठीक है, ये तो रेंट है ना, ये प्रेमिसेस बिल्डिंग को ही कहते हैं, जो बिल्डिंग का रेंट है वो फिक्स्ड में फॉल करेगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बताइएगा लाइट एंड हीट। लाइट एंड हीट सर सेमी वेरिएबल होगा ये। जी, क्यों सेमी सर वेरिएबल क्यों ये है? इलेक्ट्रिसिटी है ना सर, जी ये बिल्कुल ठीक शायद है, ये इलेक्ट्रिसिटी है। एग्रीड। इसके अंदर समझ लो इलेक्ट्रिसिटी भी शामिल है और गैस भी शामिल है। ठीक है, इसलिए इसमें फिक्स पोर्शन भी होगा और वेरिएबल भी होगा। नेक्स्ट देखें डायरेक्ट मटेरियल। सर ये वेरिएबल है, जितनी प्रोडक्शन करेंगे उतना होगा। जी बिल्कुल ठीक है। ये जो डायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी होती है ना, जो आपके सामने मैंने लिखी है प्राइम कॉस्ट तक, ये सारी वेरिएबल होती है। फिर ये जो फैक्ट्री ओवरहेड होती है इसमें कुछ फिक्स्ड होती हैं और कुछ वेरिएबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मशीन सर्विसिंग एंड रिपेयर्स। मशीन सर्विसेज एंड रिपेयर्स। वेजेस छोड़ दें यहाँ। जी जी पूछिए। सर लिफ्ट ऑपरेटर्स वेजेस स्किप कर दिए आपने। अच्छा सॉरी, लिफ्ट ऑपरेटर वेजेस। लिफ्ट ऑपरेटर वेजेस ये क्या होंगे? फिक्स। हाँ फिक्स। देखो ऑर्गेनाइजेशन में लिफ्ट भी होती है ना, जो कंपनीज होती है, बड़ी कंपनीज है, उनके पास लिफ्ट भी होती है। तो उसको जो ऑपरेट करने के लिए जो लिफ्ट ऑपरेटर होता है, जिसको ड्राइवर भी कह लो, वो पर्सन जो है उसकी सैलरी फिक्स होगी। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा मशीन सर्विसिंग एंड रिपेयर्स। सर ये वेरिएबल होगी। ये वेरिएबल भी हो सकती है और सेमी वेरिएबल भी हो सकती है। वैसे मैं इसको वेरिएबल ज़्यादा रिकमेंड करूंगा। जैसे आपके सोल्यूशन में उसने सेमी वेरिएबल किया हुआ है ना, बट मैं उसको वेरिएबल ज़्यादा करूंगा, तो सेमी वेरिएबल ये कम ही होती है। ठीक है, इसके अंदर ये आप कह सकते हो जो सर्विस फी है वो फिक्स हो सकती है, लेकिन जो पार्ट्स हैं वो वेरिएबल हो सकते हैं अगर दोनों हैं तो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सर? देखिए फोरमैन सैलरी। सर ये तो क्लियर है, फोरमैन सैलरी। फोरमैन होता है ना एक्सक्यूज मी जो सर, सुपरवाइजर टाइप पर्सन होता है, तो ये भी आपकी फिक्स्ड होगी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग सर्विसेज। जी कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग सर्विसेज। सर ये भी फिक्स्ड होगी। अच्छा, अब यहाँ पर बिल्कुल, अब यहाँ पर देखो जहाँ कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड आता है ना, तो एक चीज याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट की नेचर का समझना बड़ा जरूरी हो जाता है।
मसलन देखें, क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट दो तरीकों का होता है। एक तो ये होता है कि मैं हमारी एक बिल्डिंग के ऑफिस की, तो मैं थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूं कि भाई आपके बंदे आके सफाई किया करेंगे, और सफाई करने वाले जो लोग वहां मौजूद हैं वो सारे हमारे एम्प्लॉय नहीं है, वो थर्ड पार्टी के एम्प्लॉय हैं, हम उनको पे करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये फिक्स भी, फिक्स कैसे हो सकता है और वेरिएबल कैसे, यानी वेरिएबल सेमी वेरिएबल कैसे हो सकता है, दोनों समझिएगा। फिक्स इस तरह हो सकता है कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट लमसम तय हो गया, जिसमें हमने ये कहा कि जो मटेरियल हमारा यूज होगा वो भी आप करोगे और उसमें बस हमारे साथ एक फिक्स कर लें, तो वो तो फिक्स हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं और जो मटेरियल यूज हो रहा है, क्लीनिंग मटेरियल जो होता है, वो हम अपना यूज कर रहे हैं, तो फिर सेमी वेरिएबल हो जाएगी। तो इसलिए इसने सोल्यूशन में सेमी वेरिएबल किया हुआ है। उसकी रीजन यही है क्योंकि ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट इसी तरह होते हैं कि हम जो हायर करते हैं वो सिर्फ सर्विसेज हायर करते हैं, और ड्यू टू सर्विसेज जो है वो फिर सेमी वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। फिर कैजुअल लेबर, ये जो कैजुअल लेबर है ये क्या करोगे? सर ये वेरिएबल होगा। जी बिल्कुल ठीक है, ये वेरिएबल है क्योंकि ये तो जब जरूरत होगी आप हायर करोगे। सर ये जो वेजेस होती हैं सर, जिस तरह हमने फोरमैन्स की पढ़ा है और लिफ्ट ऑपरेटर, सर वेजेस हमेशा ही फिक्स होती है ना? नहीं, जरूरी नहीं होता। अभी ये कैजुअल लेबर है ना, जिसको डेली वेज कहते हैं हम, ये डेली वेज वाला है, तो जो डेली वेज वाला है वो तो ऑब्वियसली इस तरह नहीं होगा ना। ओके सर। अच्छा, अब इसमें अभी क्वेश्चन रहते हैं, काफी लंबे लंबे क्वेश्चन है इसके एंड के, वो भी कर लेंगे क्वेश्चंस को, वेरी हेल्प, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, बहरहाल ये कर लेते हैं, सारे कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 तो करके लाओ, ये तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 6। दूसरी चीज ये है कि कल आप लोगों का टेस्ट हुआ, अनफॉर्चुनेटली